ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं, हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर कोई ये पूछता है तो बताओगे क्या, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोसीजरल की, तो वहां पर एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारी दो चीजें होती हैं। क्या क्या, एक होता है हमारा क्लास, दूसरा होता है क्या, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लास की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्लास को क्या कहेंगे, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है या स्ट्रक्चर होता है किसी ऑब्जेक्ट का। क्या होता है, सिंपल एक लाइन बोलनी, क्लास ब्लूप्रिंट होता है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे कोई तो क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है किसका, क्लास का। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का। ये सब सारी डिफिनीशन वगैरह लिखी हुई हैं जो हमने नोट्स दिए हैं, ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, बस हम यहाँ पर एक सिंपल लाइन में समझा रहे हैं जो कल हमने समझाया था। क्लास क्या होता है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम इस किसी एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो एक तरीके का ब्लूप्रिंट होगा। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा उस क्लास का एक इंस्टेंस होता है। जैसे कोई एक KG1 क्लास है तो KG1 के अंदर जितने स्टूडेंट हैं वो उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और कोई भी और नया एडमिशन होता तो वो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब एक, सॉरी, नया स्टूडेंट का मतलब क्या, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर वो। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, आज फिर से देखते हैं। कल क्लास हो नहीं पाई थी नेट के वजह से। ठीक, तो क्लास क्रिएट करने का तरीका क्या है, हम सिंपली लिखते हैं क्या, क्लास और फिर उस क्लास का नाम। सपोज हम क्लास जैसे ऑर्डिनरी क्लास से होती हैं, सपोज क्या नाम दें, स्टूडेंट नाम की हम एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना रहे हैं, या CLS नाम की एक क्लास बनाते हैं, जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं KG1 KG2। ये क्लास नाम से क्लास नहीं बना सकते, इस वजह से हम CLS नाम से इस तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे क्लास के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक, आ, उसका कलर सपोज बोर्ड, चलो बोर्ड एक ही रखते हैं। ठीक है, बोर्ड एक रखते हैं, बोर्ड का कलर, बोर्ड का कलर नहीं, कुछ और चीजें रखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज 20 है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ बेंचेस या टीचर डिफाइन करते हैं, उस क्लास में कितने टीचर पढ़ाते हैं, सपोज 5 टीचर पढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे उसमें, खैर स्टूडेंट को छोड़ देते हैं, अभी एक सिंपल सा इतना चीज रखते हैं। ठीक है, एक हमने एक क्लास बना दी जिसमें बोर्ड होगा, नंबर ऑफ कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ टीचर होंगे। ठीक है, बेंचेस वगैरह को छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। अब इस क्लास का अगर हमें कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे क्या, सपोज class1 इक्वल्स टू, और इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब इस क्लास की चीजों को एक्सेस करना है, जैसे बोर्ड कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टीचर कितने हैं, तो हम कैसे करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। ठीक, डॉट जो भी चीज हमें एक्सेस करनी है वो चीज हम लिखेंगे। ठीक, इसको हम रन कराते हैं, 1 आया। ठीक है, एक चीज और, हेलो, हेलो, ठीक है। आ, आ, हमने कल एक चीज और बताई थी कि क्लास जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं क्लास में, और साथ ही साथ कुछ क्या होते हैं,
फंक्शन या मेथड होते हैं, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो क्या होगा, उस क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। और इस क्लास के अंदर अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो उस क्लास का क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। ठीक है, वो उस क्लास का क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। जैसे क्लास में हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, तो अटेंडेंस अटेंडेंस हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर अटेंडेंस कैसे लेते हैं वो हमें नहीं पता, बस हम यहाँ पर एक बताना चाह रहे हैं कि उसका ये एक मेथड होगा, क्लास का एक मेथड होगा कि अटेंडेंस वहां पर ली जाती है। फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसमें क्लास में टेस्ट होते हैं, तो वो भी एक क्लास का मेथड हो गया। इस तरीके से और भी कई सारी चीजें क्लास में होती हैं, जैसे कुछ स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं। ठीक, तो स्पोर्ट्स एक मेथड हो गया। इस तरीके से कई सारे मेथड हम लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर बस हम लोग कुछ प्रिंट कर दे रहे हैं, और इसका फंक्शन हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, बस प्रिंट कर रहे हैं हम इसको। बस ये समझाने के लिए कि क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होंगे और कुछ क्या होंगे, मेथड्स होंगे। ठीक, ठीक। अब इन एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब अगर किसी क्लास के अंदर के मेथड को एक्सेस करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, डॉट करके उस फंक्शन का बस नाम लिख देंगे, जैसे अटेंडेंस। ठीक, अटेंडेंस, इसको हम रन कराते हैं तो हमारा क्या होगा, अटेंडेंस रन हो सॉरी अटेंडेंस फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सॉरी एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर जो भी आप मेथड डिफाइन करेंगे, क्लास के अंदर जो भी मेथड डिफाइन करेंगे उसके अंदर लिखेंगे क्या, सेल्फ। क्या लिखेंगे, सेल्फ। क्यों लिखेंगे, अभी बात करते हैं। सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, होता क्या है, बेसिकली किसी क्लास में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट का मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्लास के लिए कोड करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास का एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके बाद हम इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे क्लास KG1 भी है, KG2 भी है, KG3 भी है। हर एक क्लास में बोर्ड होगा, उसके अंदर कुछ टीचर्स होंगे, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो क्लास एक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उसमें चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे हो सकता है कि 12th में 2 बोर्ड हो जाएं, और उसमें नंबर ऑफ टीचर्स पढ़ाने वाले 10 हो जाएं, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हो जाएं। ये क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से 12th में अलग स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, KG1 में अलग स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, वो चीजें अलग हो सकती हैं। ठीक है, बट क्लास जो एक वो है, जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होगा। सब लोग आएंगे, क्लास में बैठेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हर चीज करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर की इंटिटी बस चेंज होती रहती है, उसके अंदर की इंटिटी जो चेंज होती रहती है, एट्रीब्यूट चेंज होते रहते हैं, मेथड चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब अगर इस क्लास में हमारे पास तीन चीजें हमने लिखी थी, क्या, बोर्ड, टीचर और स्टूडेंट। ठीक, तीन चीजें हमने लिखी हुई थी, मतलब एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट में हम लिखना चाहते हैं कि अगर सपोज ये KG1 नाम का ये ऑब्जेक्ट है, KG1 क्लास के लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोर्ड इक्वल्स टू 1 हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, 1 लिखना चाहते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टीचर्स हम लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 10 लिखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम स्टूडेंट इक्वल्स टू हम लिखना चाहते हैं 30। ठीक, फिर उसके बाद हम एक और इसका हम नाम दे दे रहे हैं, सपोज KG1 ये है, सपोज 5th क्लास है। ठीक है, 5th क्लास है, और इस क्लास में सपोज बोर्ड 1 ही है। टीचर हमारे हो गए, सपोज यहाँ TACH लिख रहे हैं, पूरा टीचर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर सपोज 15 हो गए, और स्टूडेंट
स्टूडेंट सपोज हो गए कितने, 40 हो गए। ठीक, इसी तरीके से ये सपोज ट्वेल्थ ट्वेल्थ है, ये ट्वेल्थ। ठीक, यहाँ पर हम चीजें चेंज करते हैं, बोर्ड इक्वल्स टू 1, सपोज यहाँ पर लिख देते 2, टीचर हमारे यहाँ सपोज 20 हो गए, और std इक्वल्स टू स्टूडेंट हो गए हमारे पास 50 हो गए। ठीक है, अब ये चीज होगी कैसे, हम क्या करेंगे, पहले ये kg1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज कैसे होगी देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा kg1 इक्वल्स टू सी क्लास, और एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी तरीके से हम kg2 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट बना लिया। और ट्वेल्थ ट्वेल्थ के लिए हम यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम, सॉरी ये kg1 kg2 नहीं था, क्या फिफ्थ है, तो फिफ्थ ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्वेल्थ इक्वल्स टू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम नहीं यूज कर सकते, या फिर हाँ ठीक है ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद ये तीन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सब में अलग अलग वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, kg1 डॉट बोर्ड इक्वल्स टू 1, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बोर्ड इक्वल्स टू 1, टीचर इक्वल टू 10, स्टूडेंट इक्वल्स टू 30, और kg2 सॉरी kg1 डॉट टीचर इक्वल्स टू 10, और kg1 डॉट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 डाल दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिफ्थ के लिए भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोर्ड एक ही है, टीचर यहाँ पर 15 हो गए थे, स्टूडेंट यहाँ पर 30 हो गए थे। ठीक, इसी तरीके से हम ट्वेल्थ डिफाइन करेंगे। सर फिफ्थ स्टूडेंट में गलती है, मिसिंग डॉट को जगह अंडरस्कोर लिखा है, उसके बाद फिफ्थ में लिखा गया है। क्या चीज, स्टूडेंट में क्या है सर फिफ्थ का जो स्टूडेंट है उसमें देखिए, उससे पहले देखिए ना, नो लिखा गया, अंडरस्कोर आ गया, वहाँ पे डॉट होगा ठीक ना। कर दी। इसमें टीचर हो जाएंगे 20, इसमें क्या हो जाएंगे 40। ठीक, अब इसको हम रन कराते हैं। अब सारी चीजें हम प्रिंट भी कराएंगे। ठीक है, सारी चीजें हम प्रिंट भी कराएंगे। kg1 डॉट ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ प्रिंट कराएंगे और यहाँ प्रिंट कराएंगे। ठीक, ठीक,
तो अब जब हम रन कराएंगे देखेंगे सबकी अपनी अपनी खुद की वैल्यू होंगी। ठीक, हम इसको रन कराते हैं। जो वैल्यू हमने स्टोर की वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी क्लास के सारे ऑब्जेक्ट हैं, KG1 भी है, 5th भी है, 12th भी है। तो इसके अपने अपने खुद के क्या है, वेरिएबल हैं। इसके अपने अपने खुद के वेरिएबल हैं। तो ये जो अपने खुद के वेरिएबल हैं, ये इनको बोला जाता है डेटा मेंबर, जो हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोर्ड एक दिया था, टीचर 10 दिए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 दिया था। 5th क्लास के बोर्ड में 1 दिया था, टीचर 15 दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 दिया था। तो इसका जब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे इसके अपने वेरिएबल होंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अपने वेरिएबल होंगे और ये इससे डिफरेंट होंगे। किससे? इससे डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 है। इसी तरीके से ये भी है। ठीक है, हमारा क्या मिला? 120। ठीक, अब होता क्या है कि अब देखो ये जो हमारी क्लास है, ये क्योंकि अलग अलग है, इसलिए इसके अपने खुद के अलग अलग वेरिएबल हैं। लेकिन कुछ चीजें हर एक क्लास में कॉमन होनी चाहिए, कुछ चीजें हर एक क्लास में कॉमन होनी चाहिए। जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर होगी, चाहे वो 12th वाली क्लास होगी, 5th वाली क्लास होगी, 6th वाली क्लास होगी, कोई भी क्लास होगी तो वो क्या होगी, वो एक ही स्कूल के अंदर होंगी। तो अगर हम क्लास के अंदर स्कूल नेम डिफाइन करना चाहें, स्कूल नेम, ठीक है, तो हम सपोज स्कूल नेम हम डिफाइन करें यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर सपोज दे देते हैं XYZ दे देते हैं। ठीक, XYZ, ये चीज सब में कॉमन होनी चाहिए। स्कूल नेम क्या होना चाहिए? सब में कॉमन होना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और स्कूल नेम भी प्रिंट कराएंगे। ठीक, यहाँ पर प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट KG1 डॉट स्कूल नेम। इसी तरीके से यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर अब ये सब में कॉमन होगा। ठीक, सब में तो XYZ आया, XYZ और XYZ। ठीक, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर ये चीज चेंज करें, अगर सपोज हमने KG1 से सपोज ये हम मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कुछ समय बाद स्कूल का नाम चेंज हो गया। स्कूल का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हम स्कूल का नाम चेंज करते हैं। ठीक है, स्कूल नेम सपोज चेंज होके हो गया ABC हो गया। ठीक है, ABC हो गया। ठीक, अब जब हम इसको रन कराएंगे तो इसका स्कूल नेम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट का स्कूल नेम देखेंगे। ठीक, इतना हम फिर से रन करा रहे हैं। ठीक, अब देखो एक में तो ABC आ रहा है, लेकिन बाकी सब में क्या आ रहा है? XYZ आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट में भी चेंज हुआ ABC तो हर एक ऑब्जेक्ट में ABC चला जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही स्कूल के अंदर है। ठीक है, वो सारे के सारे एक ही स्कूल के अंदर है। तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं क्लास में जो कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में शेयर्ड होंगे, सब में शेयर्ड होंगे, मतलब कॉमन होंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट ने भी उस वेरिएबल में चेंज किया तो वो चेंज हर एक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो कि हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट भी उसमें चेंजेस करता है तो वो चेंजेस हर एक ऑब्जेक्ट में हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे वेरिएबल को बोला जाता है क्लास वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को क्या बोला जाता है? क्लास वेरिएबल बोला जाता है। ये होते हैं अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको बोलते हैं डेटा मेंबर बोलते हैं। और जो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि सब में कॉमन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्लास वेरिएबल बोला जाता है। ठीक, अब ये क्लास वेरिएबल को चेंज मतलब डिफाइन कैसे किया जाता है या चेंज कैसे किया जाता है, उसको हम लोग फंक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल को हम फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने लिख दिया स्कूल नेम इक्वल्स टू ABC, ऐसे नहीं करेंगे। जितने भी क्लास वेरिएबल होंगे उनको हम कैसे चेंज करेंगे?
किसी फंक्शन के थ्रू चेंज करेंगे। सपोज हमने लिखा चेंज स्कूल नेम, एक फंक्शन हमने बनाया, ठीक। अब यहाँ पर अच्छा, अभी सेल्फ की बात हमने नहीं की, अभी सेल्फ की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। सेल्फ सेल्फ क्यों कर रहे थे, अभी बात करते हैं सेल्फ की भी। कॉमा, यहाँ पर हम स्कूल नेम रिसीव करेंगे, जो भी हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। स्कूल नेम रिसीव करेंगे और फिर चेंज यहाँ पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्लास डॉट स्कूल नेम इक्वल्स टू स्कूल नेम। अब यहाँ पर जो हम ये चेंजेस कर रहे थे, अब इस तरीके से ना करके इस वाले फंक्शन को कॉल करके हम स्कूल का नेम चेंज करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल करके, ठीक। और इसको यहाँ से हटाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चेंज करेंगे। अब इस तरीके से जब हम चेंज करें तब देखते हैं कि हमारे अदर ऑब्जेक्ट में ये चेंज रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। जितने भी शेयर्ड वेरिएबल होते हैं, जितने भी क्लास वेरिएबल होते हैं, उनको हम क्लास का नाम लिख के तब जाके चेंज अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम क्या है हमारा, CLSS, ठीक है। तो CLSS लिखा हुआ है, फिर डॉट स्कूल नेम, जो हमने स्कूल नेम लिया हुआ था, ठीक है। स्कूल नेम में हम जो भी यहाँ पर नेम रिसीव करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या सेंड कर रहे हैं, ABC सेंड कर रहे हैं, तो ABC चला जाएगा किसमें, इसमें रिसीव हो जाएगा, यहाँ पर ABC आ जाएगा, और स्कूल नेम में यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सपोज हमने ले लिया Y ले लिया, ठीक है, यहाँ पर भी Y ले ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर Y ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर ABC जाएगा, Y में रिसीव होगा, और स्कूल नेम में Y चला जाएगा, ठीक। अब देखते हैं जरा, तो अब देखो यहाँ पर क्या मिला, ABC मिला, ABC मिला, ABC। चेंज हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में किया है, यहाँ पर किया KG1 में, लेकिन इसमें नहीं किया, 5th में या 12th में नहीं किया, लेकिन स्टिल इसमें चेंजेस हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लास वेरिएबल। और ये सारे वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स होते हैं, बोलते हैं। अगर किसी वेरिएबल, डेटा वेरिएबल को हमें फंक्शन के थ्रू चेंज करना होगा, फंक्शन के थ्रू, जैसे फंक्शन के थ्रू हमने इसको चेंज किया है, फंक्शन के थ्रू इसको चेंज किया है, अगर सपोज हमें किसी फंक्शन के थ्रू इसको चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेल्फ कीवर्ड का, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ, सपोज किसी क्लास में एक स्टूडेंट और आया, ठीक है, एक स्टूडेंट और ऐड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर सपोज इसको ऐसे रहने देते हैं, एक नया फंक्शन ही बना देते हैं, डेफ ऐड स्टूडेंट, ठीक। ऐड स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर सेल्फ रिसीव करेंगे, अभी बात करते हैं सेल्फ की भी हम लोग, ठीक है। एक स्टूडेंट जैसे ही हमने बनाया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें एक इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्फ, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस वेरिएबल का नाम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम लिखेंगे सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। स्कूल नेम, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक स्टूडेंट हम बढ़ा देंगे। अब जो सेल्फ से हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जैसे अगर KG1 में हमने इंक्रीमेंट किया, तो KG1 में ही इंक्रीमेंट होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हर एक 5th में भी एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा या 6th में भी एक स्टूडेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम किससे, सेल्फ से किसी को एक्सेस करते हैं, सेल्फ से कोई वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ही चेंज होता है। अगर किसी को क्लास नेम से एक्सेस करेंगे, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ऐड स्टूडेंट करते हैं, KG1 डॉट ऐड स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। अब रन कराते हैं कोड, देखो पहले 20 स्टूडेंट थे, यहाँ पर 21 हो गए,
लेकिन यहाँ पर 30 ही है, यहाँ पर 40 ही है, ठीक है, उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसको बोला, जो सेल्फ से एक्सेस होते हैं उनको डेटा मेंबर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, डेटा मेंबर बोला जाता है। जबकि जो क्लास से एक्सेस होगा वो क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, क्लास वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सेल्फ की, बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से किसी मेथड को कॉल करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग किसी के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, मतलब ऐड स्टूडेंट नाम के फंक्शन या मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मेथड को कॉल किया जाता है, हर एक फंक्शन को आईडी चाहिए होती है कि आखिर किस ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल किया गया है, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट KG1 भी है, 5th भी है और 12th भी है, ठीक है, 12th भी है, सारे के सारे इसकी इसी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो जो चेंज हम लोग करेंगे वो किस ऑब्जेक्ट में करेंगे, ये जो फंक्शन चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक इंक्रीमेंट कर रहा है, वो किस में करना है, किस ऑब्जेक्ट में करना है, ये चीज उसे कैसे पता चलेगी, इस फंक्शन को कैसे पता चलेगी, सेल्फ से। जब भी हम यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड स्टूडेंट, तो KG1 जो ऑब्जेक्ट है इसकी आईडी इस फंक्शन में बाय डिफॉल्ट पास होती है। इसकी आईडी, KG1 की आईडी कहाँ पास होती है, जिस मेथड को भी कॉल किया है, ऐड स्टूडेंट को कॉल किया, तो यहाँ पर सेल्फ में इस KG1 की आईडी, जो भी कंप्यूटर इसे अलॉट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अलॉट करेगा, उसकी आईडी यहाँ पर रिसीव होगी। इसीलिए इस यहाँ पर लिखा है हमने सेल्फ डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इस आईडी पे जो ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट कर दो। इस लाइन का मतलब क्या है कि सेल्फ, मतलब सेल्फ में जो आईडी आई होगी वो सेल्फ में रिसीव होगी, तो सेल्फ में मतलब उस आईडी पे जो ऑब्जेक्ट है, उस आईडी पे जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। अगर सेल्फ नहीं रिसीव करेंगे तो सब में चेंजेस होने का डर है, ठीक है, सब में चेंजेस होने का डर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ जरूर यूज करेंगे, हर एक फंक्शन में हम सेल्फ जरूर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हर जगह यूज करेंगे, कभी भी कोई मेथड डिफाइन करेंगे सेल्फ जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये सेल्फ किसे पॉइंट आउट करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू इसको कॉल किया गया है। KG1 से अगर कोई मेथड कॉल किया है तो KG1 की आईडी सेल्फ में जाएगी, अगर 5th से कॉल किया है तो 5th की आईडी जाएगी, 12th किया है तो 12th की आईडी जाएगी। मतलब सेल्फ किसे पॉइंट आउट कर रहा होता है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है बेसिकली, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ये है, सपोज ये KG1 है, इसकी कंप्यूटर में आईडी दी गई सपोज 1, इसको आईडी दी गई क्या 2, और इसको आईडी दी गई क्या, ऐसे वर्चुअली मान रहे हैं हम लोग 3, ठीक है। तो 1 पास होगा किसमें, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है डेफ ऐड स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेल्फ है, ठीक, सेल्फ में क्या आएगी, आईडी चली आएगी, तो यहाँ पर क्या रिसीव होगा, अगर KG1 से कॉल किया है तो यहाँ पर 1 रिसीव होगा, KG5th से कॉल किया है तो यहाँ पर 2 रिसीव होगा, और 12th से कॉल किया तो यहाँ 3 रिसीव होगा, ठीक है। ताकि इस फंक्शन को पता रहे कि चेंजेस किस में करने, इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में, किस ऑब्जेक्ट में, इसलिए यहाँ पर हम सेल्फ यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ तक जिसे कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। शिवराम समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि पूरा पूरा आ रहा है? पूरा तो नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा ये बताओ। वो दिखाए ना इस पैनल में। बताओ। जैसे KG1 चेंज वाला थोड़ा सा फिर से बताइए, कौन सा चेंज वाला? चेंज करते हैं। हमने सिंपल सा एक सेंटेंस ये कहा कि अगर किसी वेरिएबल को हम चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में शेयर्ड रहे, तो उस वेरिएबल को हम क्लास के नाम से एक्सेस करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि जो क्लास के अंदर वेरिएबल है
वो ऑब्जेक्ट में अलग अलग रहे, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का हो, तो उस केस में हम सेल्फ से एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्कूल का नाम हम चेंज करने जा रहे हैं, इसको हम क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, क्लास के नेम से एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो KG1 का ऑब्जेक्ट हो, KG2 का ऑब्जेक्ट हो, KG3 का ऑब्जेक्ट हो, हर एक केस में जो स्कूल का नाम होगा वो सेम होगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास डॉट स्कूल नेम से एक्सेस किया है। जबकि यहाँ पर एक हमने ऐड स्टूडेंट नाम का फंक्शन किया है। ये क्या करेगा, अगर किसी एक क्लास में एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो हम हर एक क्लास में थोड़ी बढ़ा देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाएंगे ना। तो उसी क्लास में मतलब उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर हमें चेंज करना है तो सेल्फ से चेंज करेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो क्लास से करेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या, सेल्फ अगर लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज होगा, क्लास लिख रहे हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, सिंपल सा है। अभी समझ में आया? यस सर। किसे नहीं समझ में आया ये बताओ। सबको समझ में आ गया? क्यों सुशील? सुशील, यस सर, समझ में आ गया। साहिल, साहिल, हाँ सर, आ गया समझ। नीतीश, यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें क्लास के बारे में पढ़ते हैं। अह, हर एक क्लास का कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आपने कोई एक क्लास बनाई तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, डॉक्यूमेंट लिखते थे, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिखते थे कि वो फंक्शन क्या काम करता है। इसी तरीके से अगर हमने सपोज कोई क्लास बनाई, अब ये क्लास किस लिए बनाई है उसका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ताकि हमारे लिखे गए कोड को अगर कोई और पढ़ रहा है तो उसे समझ में आ जाए कि इस क्लास को बनाने का पर्पस क्या था। ठीक है, तो हर एक क्लास, जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप कंपनियों में जाओगे तो कंपनी में वो कहेंगे कि आप अगर कोई क्लास या फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन उस फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर लिख दो। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सी एक लाइन का डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। एक हमने क्लास बनाई है माई क्लास नाम की, उसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। फिर एक वेरिएबल हमने लिया है, ठीक, एक वेरिएबल लिया है क्या, आई। ठीक, आई जिसमें 1 2 3 4 डाला है। ठीक, अब किसी क्लास का हमें डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट कराना है तो उस केस में हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, माई क्लास, और फिर उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल में रिसीव, देखो ऑब्जेक्ट अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो भी बन जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन के किसी में हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के किसी में स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी भी बनेगा, इस केस में भी बनेगा, लेकिन स्टोर नहीं कर रहे हैं, हमें स्टोर करना पड़ेगा तभी उसकी चीजें, उस ऑब्जेक्ट की चीजें हम एक्सेस कर पाएंगे। तो माई ऑब्जेक्ट बना के हम एक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्स में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, तो इसको रन कराते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना, उसको हमने एक्स में स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अगर डॉक्यूमेंट इसका प्रिंट कराना है, इस क्लास का डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट डॉक। ठीक है, जब ये डॉक्यूमेंटेशन हम इसको सॉरी डॉट डॉक को रन कराएंगे तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन कराते हैं, देखो ये लाइन जो लिखी हुई थी वो प्रिंट हो गई, है ना। हाँ, अब इसके अंदर का वेरिएबल एक्सेस करना है, सपोज इस क्लास के अंदर ये वेरिएबल लिखा हुआ, इसको एक्सेस करना है, तो हमने पहले ही बताया क्या, क्लास का नाम सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और फिर डॉट वेरिएबल का नाम। ठीक है, डॉट वेरिएबल का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया और दो मेथड डिफाइन किए हैं। क्या डिफाइन किए हैं, दो मेथड डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब हमने इस मेथड में क्या लिखा हुआ है,
self.i और यहाँ पर इस मेथड में भी क्या लिखा हुआ है, दोनों में सेम चीज लिखी हुई है। एक काम करते हैं हम +1, ठीक है। f एक फंक्शन, अभी सिंपल सी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल जो मेन चीज थी वो अभी ऊपर बता दी, अब फिर से ये क्लास को हम फिर से एक एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक वेरिएबल बनाया, मतलब ये क्या होगा, i क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। इस क्लास के अंदर ये एक एट्रीब्यूट होगा। f क्या होगा, f एक फंक्शन है तो ये इस क्लास का मेथड होगा। p भी एक फंक्शन है तो ये इस क्लास का दूसरा मेथड होगा। पहले मेथड में जो भी i की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहे हैं, दूसरे में सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। अब इनको कॉल कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या लिखा है, माई क्लास और x में स्टोर कर दिया, ठीक। फिर x.i प्रिंट करेंगे तो ये रन होगा, ये प्रिंट होगा। x.f रन करेंगे तो ये प्रिंट होगा, और x.p रन करेंगे तो ये प्रिंट होगा, ठीक। ये ठीक, देखते हैं। पहले x.i करते हैं, x.f और x.p। देखो ये इंक्रीमेंट होके प्रिंट हुआ है और x.p में, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है। अब एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं, तो कुछ चीजें उसमें फिक्स होती हैं कि ये चीजें क्लास ऑब्जेक्ट बनाते समय क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने एक क्लास बनाई, ये, ठीक है, ये हमने क्लास बनाई है। अब इस क्लास में इसको हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। इस क्लास में देखो, जब भी हम किसी इस नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजें फिक्स हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हर एक ऑब्जेक्ट में अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ टीचर हर एक ऑब्जेक्ट में अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्कूल का नाम होगा वो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम होगा, ठीक है। वो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम होगा, ठीक है। तो जब चीजें अगर हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग हैं, जैसे एक ही क्लास के 10 ऑब्जेक्ट हैं और हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग वेरिएबल हैं, बस कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन है, ठीक है। कुछ चीजें जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीजें हैं जो हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होंगे, मतलब क्लास वेरिएबल जो होंगे, हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही डिफाइन कर दे, और बाकी सारी चीजों को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखो हमने अगर ये कर दिया, ठीक। अब KG1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है KG1 में 25 स्टूडेंट हो और नंबर ऑफ टीचर 6 हो, ठीक है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि इस चीज को हमें बाद में डिफाइन करना है, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे उस समय डिफाइन करना है। लेकिन स्कूल के नाम की बात करें तो स्कूल का नाम तो भाई सेम होगा, चाहे वो KG1 हो, KG2 हो, 1 2 3 4 5 6 12 तक हो, उसमें सब में हमारा स्कूल का नाम सेम होगा। तो जो चीजें परमानेंट होती है या हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन होती है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, बाकी सारी चीजों को कोशिश करते हैं कि उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो चीजें हमें लगता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय ही चीजें डिक्लेयर हो जानी चाहिए, जो चीजें, उनको हम एक फंक्शन के अंदर रखते हैं। जैसे स्कूल नेम है तो स्कूल नेम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय बन जाना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है, एक चीज और हम कर सकते हैं इसके अलावा, क्या, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एक फंक्शन जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय कॉल होता है, उसके अंदर इसको हम लिख सकते हैं। एक इनिट नाम का फंक्शन होता है, जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है, ठीक है। हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, हमने एक एक्स ऑब्जेक्ट बनाया था और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया था, ठीक। अब इस फंक्शन को जब तक हम इस तरीके से कॉल नहीं कर रहे थे तब तक ये कॉल नहीं हो रहा था, ठीक। लेकिन इनिट नाम का एक ऐसा फंक्शन होता है क्लास के अंदर जो कि इस
इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही कॉल हो जाता है, अपने आप कॉल होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इनिट लिखने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही कॉल होगा। तो इसको हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, और इसको क्लास का नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हैं, इसको किससे एक्सेस कर रहे हैं, क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसी समय ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम कोई भी चीज प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो जब हम इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा स्कूल नेम नाम का, और क्या होगा, ये लाइन हमारी प्रिंट हो जाएगी अपने आप, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड अपने आप प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने लिखा kg1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये चीज अपने आप प्रिंट हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। और वेरिएबल भी ये क्रिएट हो गया होगा, अपने आप ही क्रिएट हो गया होगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर इनिट फंक्शन जो था, इनिट फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि kg1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इनिट फंक्शन है जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उसी समय ये कॉल हो गया होगा, ठीक है, उसी समय कॉल हो गया होगा। तो ऐसा फंक्शन जो कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कॉल होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वो सारी चीजें रखते हैं, वो सारी चीजें डिफाइन करते हैं जो कि हमें लगता है कि वो सारी चीजें हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होनी ही चाहिए। मतलब अगर उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें होनी ही चाहिए, तो उसको हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, अलग से हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर लिखेंगे kg1 डॉट स्कूल नेम, ये चीज हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अब, ठीक है, कि स्कूल नेम हम बार बार डिफाइन करें, इस तरीके से हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तुरंत ही हमारा स्कूल नेम क्रिएट हो जाएगा, उसमें क्या चला जाएगा, XYZ, यहाँ पर भी XYZ। तो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय जितनी जरूरी चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कॉल होता है, ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय कॉल होता है, वही क्या है, हमारा क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इनिट फंक्शन अपने आप कॉल होगा और उसके अंदर जो चीज डिफाइन करेंगे वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक होता है, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है, एक होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल होता है। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं मेमोरी से तो वो तब कॉल होता है, डिलीट होने से जस्ट पहले कॉल होता है। जो डिस्ट्रक्टर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से जस्ट पहले कॉल होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक हमने डिफाइन कर दिया, क्या, डेफ, ठीक है, डिलीट, ये DEL नाम का, ठीक है, डेल सेल्फ, हमेशा सेल्फ रिसीव करेंगे हम लोग। और यहाँ पर हम प्रिंट करा दे रहे हैं, एक लाइन प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है, क्या, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ये हमने क्लास डिफाइन कर दी, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, तो डिलीट कैसे करते हैं, DEL कीवर्ड से डिलीट kg1, इसको हम रन कराते हैं। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ऑब्जेक्ट डिलीटेड तो मतलब क्या, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कोई फंक्शन कॉलिंग कर नहीं रहे हैं, बस डिलीट लिख रहे हैं, ठीक।
तो यहाँ पर देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट डिलीटेड। इसका मतलब क्या, वो सारा कोड जो कि आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के डिलीशन से पहले पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट के डिलीशन से पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, वो सारे कोड हम किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, del नाम के फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, आपको किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, उसके लिए आपने क्लास बनाई। तो आप क्या करोगे, डेटाबेस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनके लिए तो अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, लेकिन डेटाबेस से जो कनेक्ट करने का काम होगा, मतलब क्या, इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी समय डेटाबेस से हम कनेक्ट कर लेंगे, उसी समय डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे। चाहे एसक्यूएल से कनेक्ट करें, चाहे ओरेकल से कनेक्ट करें, किसी से भी। तो जो कनेक्शन का कोड होगा, डेटाबेस से कनेक्शन का कोड होगा, वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, इनिट के अंदर लिख देंगे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो डिस्ट्रॉय करने से पहले हम कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। तो कनेक्शन को क्लोज किस में लिखेंगे, del में। तो ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले क्या हो जाएगा, इसमें कनेक्शन, जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट डिलीशन होने से पहले हमारा डेटाबेस से चीजें डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है इसका। बाकी बहुत सारी चीजें इससे करते हैं, इनिट और डिलीट से। जैसे पॉइंटर है, पॉइंटर की अगर बात करते हैं तो पॉइंटर, जैसे अगर हमें कोई मेमोरी से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, तो ऑब्जेक्ट डिलीशन से पहले हम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जितने भी मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है सभी को हम लोग डिलीट कर देते हैं। पहले उन मेमोरी को पहले डिलीट करेंगे, फिर पॉइंटर को डिलीट करेंगे। खैर इसमें अभी डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना याद रखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यही एक लाइन उन्हें बतानी है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय जो फंक्शन कॉल होता है वो डिस्ट्रक्टर है, और सॉरी कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय जो कॉल होता है फंक्शन वो है कंस्ट्रक्टर। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है ये भी पूछेंगे, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है इनिट से। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट डिलीशन के समय जो फंक्शन कॉल होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर, और डिफाइन कैसे किया जाता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से। ठीक, अब ये बताओ ये चीज किसे समझ में नहीं आई। तो दो चीजें, एक है कंस्ट्रक्टर, एक है डिस्ट्रक्टर। ये कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये कब कॉल होगा, ऑब्जेक्ट जब डिलीट करेंगे, बस। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस समय वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जरूरी चीजें हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ही क्रिएट हो जानी चाहिए, जो चीजें, वो सारी चीजें हम लोग कंस्ट्रक्टर में रखेंगे, और डिस्ट्रक्टर में क्या रखेंगे, जो कि जो सारी चीजें ऑब्जेक्ट के डिलीशन से पहले एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए वो सारी चीजें हम डिस्ट्रक्टर में रखेंगे। अब बताओ किसे नहीं समझ में आया। हेलो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। क्यों साहिल, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। अच्छा, शिवराम, रुचि, Yes, sir. आ गया. Yes. सुशील, तृप्ति, Yes, sir. यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो एक है हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर, एक है हमारा डिस्ट्रक्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर और, बस 15 मिनट और। तो कंस्ट्रक्टर, ये एक एग्जांपल और है कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का। एक हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है, उसमें एक इनिट नाम का फंक्शन बनाया जो कि क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा है एम्प्लॉय क्रिएटेड, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया। ठीक, फिर डिलीट जब किया है, सॉरी डिलीट फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एम्प्लॉय डिलीटेड। ठीक, जब हम इस एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, और डिलीट करेंगे तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी।
ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम सपोज कुछ वैल्यू अगर सेंड करना चाहते हैं डिस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर में, जैसे हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर जब कॉल कर रहे हैं तो उस समय हम कुछ वैल्यू सेंड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, कोई वैल्यू सेंड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे एक हम कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बना रहे हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में क्या वैल्यू डिफाइन करनी है वो चीज डिफाइन कर दे रहे हैं। इनिट के अंदर देखो हमने एक आर वेरिएबल लिया, एक आई वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो ये होगा रियल के लिए, ये हो गया इमेजिनरी के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्फ डॉट हम कॉम्प्लेक्स नाम का एक वेरिएबल बना दे रहे हैं जिसमें हम क्या लिख रहे हैं, आर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्ट सबने पढ़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स str ऑफ, अभी समझाते हैं क्या लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक, प्लस अभी समझा रहे हैं हम सारी चीजें। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नाम का वेरिएबल वो है, क्लास है, इसका जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करें, यूजर से इनपुट लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और एक कॉम्प्लेक्स नाम का वेरिएबल इसमें डिफाइन कर दें उसी समय जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, उसी समय ये कॉम्प नाम का एक वेरिएबल बन जाए जो जिसका टाइप क्या हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट रिसीव करेंगे उसको आर में स्टोर कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट यूजर से रिसीव करेंगे उसको आई में स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद इससे मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, 2 + 5j, इस तरीके से। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पहले जो भी यूजर ने दिया हमें, ठीक है, जो भी यूजर ने हमें दिया, जैसे आर में सपोज 2 दिया, तो यहाँ पर हमें क्या रिसीव होगा, 2 आर में क्या रिसीव हो जाएगा 2, आई में सपोज 3 दिया तो आई में रिसीव हो जाएगा 3। अब ये तो इंटीजर वैल्यू, आर में 2, आई में 3, आई में 3 है। अब इससे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आर में वैल्यू है उसको पहले str में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में एक प्लस साइन ऐड करेंगे, स्ट्रिंग टाइप से प्लस साइन ऐड करेंगे ताकि ये चीज आ जाए। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन के लिए। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये है हमारा आर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस प्लस, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये। तो अगेन जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये इस तरीके से मिलेगी, 2 प्लस बस इतना, ये स्ट्रिंग में मिलेगा हमें। ठीक, इसका आउटपुट ये आएगा। अभी ये तो हो गया क्या हमारा रियल पार्ट। अब इससे इमेजिनरी भी ऐड करना है, इसमें इमेजिनरी भी ऐड करना है, तो इसी स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेट कर दें क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किसमें, आई में स्टोर है, तो हम कॉन्कैटिनेट करेंगे। अब देखो डायरेक्ट आई को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, आई को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हमें एक जे भी जोड़ना है, लास्ट में जे भी जोड़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे क्या हम, जे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे जे। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, देखो इतना इतना तो हमारा हो गया था, इतना इतना चीज तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया था।
अब इसी में हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस str ऑफ i। तो यहाँ पर प्लस str ऑफ i मतलब क्या, i में अगर 3 दिया हमने तो यहाँ पर 3 आ गया, प्लस क्या j। तो इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 2 प्लस 3j। ये किसके अंदर होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक है, ये किसके अंदर होगा, एक स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक, ये है ना। अब ये स्ट्रिंग में मिल गया हमें, अब स्ट्रिंग में तो मिल गया, लेकिन अब हमें इसका टाइप क्या चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स चेंज करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है, टाइप कास्टिंग हम लोगों ने पढ़ रखा पहले से, तो ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसके आगे, कॉम्प्लेक्स, और ये यही चीज हमने कॉपी करी है, यहाँ पर लिख दी है, यहाँ पर, ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है और कुछ नहीं, ठीक। तो कॉम्प में क्या चला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप से चला जाएगा, स्ट्रिंग टाइप से नहीं, कॉम्प्लेक्स टाइप से। अब फिर एक view नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसी कॉम्प को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इसी कॉम्प को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम दो चीज रिसीव कर रहे हैं, तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अभी तक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ खाली ब्रैकेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हम दो वैल्यू सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू रिसीव हो रही है। तो यहाँ से दो वैल्यू जाएंगी, एक रियल पार्ट में जाएगा 9.0 और इमेजिनरी पार्ट में जाएगा 8, फिर r में चला जाएगा 9.0, i में चला जाएगा 8 चला जाएगा, और फिर इसका टाइप कास्ट होके कॉम्प्लेक्स टाइप से सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर व्यू हमने किया हुआ है इसी कॉम्प्लेक्स नाम के वेरिएबल को, व्यू भी एक्स डॉट व्यू भी कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें लिखें। आर इज, सॉरी, यहाँ सेल्फ लगाना पड़ेगा, सेल्फ हम भूल गए यहाँ पर लगाना सेल्फ, यहाँ पर भी सेल्फ लगाना पड़ेगा। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब रियल पार्ट पहले प्रिंट कराते हैं, x.r प्रिंट कराएंगे तो रियल पार्ट प्रिंट होगा, x.i प्रिंट कराएंगे तो इमेजिनरी पार्ट प्रिंट होगा, और व्यू करेंगे तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या प्रिंट हो गया, 9 प्लस 8j। तो यहाँ से गया था 9.0, तो यहाँ पर 9 आया प्लस 8j। टाइप कास्टिंग के समय ये हमारा, अगर 0 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इंटीजर का एक काम करते हैं 9.1 करते हैं, तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 9.1 प्लस 8j, ठीक। तो इस तरीके से अब क्या कर, अब देखो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें एक बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, तो उसको हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर में हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमें इसके लिए बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं, बार बार हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, इमेजिनरी डिफाइन करेंगे, रियल डिफाइन करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये नहीं, डायरेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, ठीक है, वैसे ही हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। तो ये सारा कोड हमने कहाँ लिख दिया, कंस्ट्रक्टर में लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका अगर डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, डेफ हम चाहते हैं कि ये जो कॉम्प नाम का वेरिएबल है डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं, del self डॉट कॉम, ठीक, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं एक बार, कैसे, del ऑफ x, पहले इतना रन कराते हैं। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं। कल हम लोग क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्लास के, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ फीचर्स होते हैं जो कि एडवांटेज होते हैं किसके ऊपर, प्रोसीजरल के ऊपर, मतलब जो एडवांटेज प्रोसीजरल में नहीं वो सारे एडवांटेज हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो वो कौन कौन से एडवांटेज हैं, एक होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन
और अब्स्ट्रैक्शन बोल ही दिया मैंने, ठीक है। और फिर क्या था, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो 4-5 चीजें होती हैं जो कि हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होती हैं, इनबिल्ड होती हैं, मतलब उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, ठीक है। अब इन सब सारी चीजों को, जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल क्या, आप सीधे मंडे को देखेंगे। कल एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं, मंडे को देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा इसको प्रॉब्लम में। इसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, बट अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है।